वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली चंदन एजुकेशन क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके अधिकांश क्वेश्चन इसमें से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं, तो सड़ी गली चीज़ क्या होंगे? जो मर चुके होंगे, यानी मृत जीवी या फिर मृत कोई चीज़ होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? मृत जीवी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो पेड़ पौधे जो भी हैं अपना भोजन को वो स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया आपका क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2 यानी कि जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, सनलाइट का होना आवश्यक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी अति आवश्यक है। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंग होगा हरित लवक। हरित लवक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, और इसी की वजह से पत्ते क्या होते हैं? हरे रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी बच्चों छोटी आंत का भाग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि इनमें सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो बच्चों, ग्लूकोज। तो क्या होगा? ग्लूकोज का जो उत्पादन होता है वो कोशिका का ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है, या परिवर्तन होता है? तो खाद्य पदार्थ में जो यानी जो हम लोग पदार्थ जो या कि भोजन हम लोग खाते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान इनका विघटन होगा। क्या होगा? विघटन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पौधों में जो गैस होते हैं उसका आदान प्रदान के लिए उसका कुछ मुख्य अंग होते हैं। तो वो क्या होंगे? ऑप्शन में ए है जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो आप अपने भी टिक कर सकते हो। तो पौधों में जो है रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? वाह, कितना आसान क्वेश्चन है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन की 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% पाया जाता है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मज़ा आ रहा है ना बच्चों? आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परासरण विधि द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, या विसरण द्वारा, या जाइलम नलिक वाहिका द्वारा। तो ये एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, अब आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं जो घुलित खनिज लवण होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं, और मिट्टी के अंदर से पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम नलिका कहलाता है। वो जाइलम नलिका करता है, और जाइलम नलिका को संवहन ऊतक या संवहन मंडल भी कहते हैं। चलिए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ही में है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति में लाल दिखता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका थ्रोम्बोसाइट, हीमोग्लोबिन, और
थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन। तो आपका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है यानी कि खून वो लाल दिखता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? यानी कि वैसा रक्त जो ऑक्सीजन जिसमें होगा वो शुद्ध रक्त कहलाता है, और उसको ले जाने की काम कौन करता है? धमनियाँ करती है, शिराएँ करती है, आलिंद करती है या फाइब्रिन करती है। तो उसको परिवहन करने का काम धमनी करती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में कि हृदय के वैषमों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के वैषमों का जो शिथिलन है वो क्या कहलाएगा? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन या तालबंद संकुचन क्या कहलाएगा? तो ये डायस्टोल कहलाता है बच्चों। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, CO2 सॉरी CO ये तो कोई यौगिक है ही नहीं, NH3 या इनमें से खो या गो। तो आपका क्या होगा? NH3 यानी ये अमोनिया है, और ये अमोनिया जो होता है वो विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब आगे आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में कि अगर किसी कारण से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे, एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका कि उत्सर्जन उत्सर्जन बंद हो जाएगा, या दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, या मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। तो आप बच्चे जानते हैं कि मनुष्य में 2 वृक्क पाया जाता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कारणवश एक वृक्क आप उसका काम करना बंद कर जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। चलिए अब आते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों में शेयर करो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? यहाँ 17 है तो वो क्या होना चाहिए? 16 होगा। तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन है आपका उत्सर्जन, श्वसन, पोषण और परिवहन। तो वृक्क जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो ये क्या होगा? उत्सर्जन का ही ये हिस्सा होगा। चलिए अब आते हैं 17 नंबर में, रेजिन किस पौधे की उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे की उत्सर्जी पदार्थ है? यानी रेजिन बच्चों एक क्या होता है कि पेड़ के छाल से ये गम के जैसा चिपचिपा पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसी को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो हर एक वृक्ष से कुछ न कुछ उसके छाल से कुछ न कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रेजिन रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर में या फिर पेड़ पौधों के शरीर में अननेसेसरी होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता, जिसका कोई कार्य नहीं होता। तो आपका यहाँ आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेजिन के चीड़ के पौधे से रेजिन नामक क्या उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में है कि मूत्र में पाया जाता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या इनमें से सभी। तो मानव मूत्र में जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड और या इनमें से सभी। तो मानव मूत्र में जल भी पाया जाता है, यूरिया की भी मात्रा होती है 2% और सोडियम क्लोराइड भी होती है। तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मनुष्य में कितना वृक्क पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मनुष्य के में 2 वृक्क पाया जाता है, वो तो सबको पता है। चलिए 20 नंबर में आते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने वेशम पाए? तो मनुष्य के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रासनी है, छोटी आंत है, आमाशय है या ग्रासनली है? तो आहार नाल का सबसे छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत।
चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा भोजन अपना कैसे पकड़ता है? को तो कूट पात के द्वारा पकड़ता है। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में इंसुलिन की कमी से या फिर इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण घेंगा नहीं होता है, मधुमेह या फिर कैटिनिब्स में या फिर बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से बच्चों मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ की बीमारी बोलते हैं और गांव देहात की भाषा में उसको शुगर की बीमारी भी बोला जाता है। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि खून में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाशय को, अंडाणु को, अंड को, अंडज को या फिर अंडकोश को? तो मादा ग्रंथि या ग्रंथि पूछा जा रहा है तो क्या होगा? अंडकोश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाएगा? तो बच्चों सबसे पहले समझो कि परागकण होता क्या? परागकण एक पुरुष का भाग होता है जो वर्तिकाग्र में पड़ने के बाद पुष्पों में निषेचन होता है, जिससे पुष्पों में प्रजनन की क्षमता क्या होती है? संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, ये तो सॉरी इसको तो देख लिए थे, हम लोगों को इधर देखना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? क्या पूछ रहा है? खंडन विधि द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा, पुनर्जनन या मुकुलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलो गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? तो गुणसूत्र कोशिका में या फिर उत्तक में या केंद्रक में या इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो मानव में कितने रक्त समूह यानी कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। हाँ तो बच्चों 30 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। चलिए एक सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव वैसे जीवों को कहते हैं जो मांस भी खाता हो या फिर कुछ अन्य खाता हो। अन्य मतलब वो जो दाना वगैरह होता है उसको बोलते हैं। यानी ऑप्शन है बाघ, कुत्ता, गाय या उपयुक्त सभी। तो बाघ तो जानते हैं कि वो मांसाहारी जानवर है। गाय तो ये शुद्ध शाकाहारी जानवर है। कुत्ता, ये कुत्ता ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मांस भी खाता है और वो कुछ अन्न भी खाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर। लीवर जो है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घेंगा रोग किसके कारण होता है? चीनी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापे से? तो घेंगा रोग जो होता है, घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनने के कारण क्या होता है? ये घेंगा रोग होता है। यानी कि हमारा थायराइड ग्रंथि जो है उसी का फूल जाना उसको घेंगा रोग कहते हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है। और नेफ्रॉन क्या है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और एक वृक्क में 10 लाख से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होगा यानी कंट्रोल किसके द्वारा होगा? तो ऑप्शन है आपका तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा या ऑप्शन सी में है कि ए या बी या इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए और रसायन भी। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र या रसायन द्वारा, दोनों के द्वारा हमारे शरीर के जैविक क्रियाएं संपन्न होता है। चलिए अब आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है?
देखिए बच्चों, ये नाम से ही पता चल रहा है, ये एक प्रकार का एसिड ही है और एक प्रकार का क्या है, ये एसिड है और इसका कार्य भी क्या होगा, कुछ वृद्धि रोधक ही कुछ कार्य होगा। तो ये ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन क्या है, ये भी पादप हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड भी ये पादप हार्मोन की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो इसका कार्य है, इसका जो प्रभाव होता है पौधों पे, वो वृद्धि रोधक होता है। यानी एब्सिसिक एसिड किसी पौधे के ऊपर अगर छिड़क दिया जाए तो उसका पत्तियां झड़ने लगता है, यहाँ तक कि पौधे मर जाते हैं। इसको एब्सिसिक एसिड, ये कैसा हार्मोन होगा, तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। चलिए अब आगे आते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा गति की दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका बी क्या होगा, यहाँ पर मेडुला। मेडुला क्या करता है कि हृदय के संपादन तथा श्वसन की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। 38 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हार्मोन जो है वो स्रावित कहाँ होता है। तो हार्मोन हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, स्रावित होता है, यानी सेक्रेट होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 ग्रंथि पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो सभी ग्रंथियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए अभी आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे कि एंड्रोजेन किस तरह का हार्मोन है। तो एंड्रोजेन बच्चों नर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, नर हार्मोन। चलो एस्ट्रोजोन स्रावित होता है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय से। जब अंडाशय से स्रावित होगा तो ये किस तरह का हार्मोन होगा, तो ये स्त्री हार्मोन है। चलिए अब आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राग कोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्यदल, परागकण या बीजाणुजनन, इसमें से क्या होगा, तो प्राग कोश में परागकण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु दोनों या कोई नहीं। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में ही होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। जब निषेचन हो गया तो निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है, वो भी किसमें, लैंगिक जनन में। तो निषेचन के फलस्वरूप निर्माण किसका होगा था, निषेचन के बाद युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जायगोट बोलते हैं। चलो अब युग्मनज के विकसित रूप को क्या कहते हैं। निषेचन हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया, अब युग्मनज क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो युग्मनज के विकसित रूप को क्या कहते हैं, तो युग्मनज के विकसित रूप को भ्रूण कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, जब दोनों का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। चलिए अब आगे आते हैं कि स्त्रियों के मासिक चक्र में, यानी कि स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो एक स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान कि 14वें दिन में एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और बच्चों इसी प्रक्रिया को हम लोग अंडो उत्सर्ग कहते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनमें से ऑप्शन ए है आपका एड्स, ये तो एसटीडी है। बी गोनेरिया, ये भी एसटीडी है। सिली सिफिलिस, सिफिलिस ये भी क्या है, स्टडी है। और ये क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग ये नहीं है, ये साल्मोनेला टाइफाई के कारण होता है। चलिए अब आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं में औसत रूप से मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। तो महिलाओं में मासिक चक्र जो होता है, किसी किसी महिलाओं का
30 दिन, किसी का 32 दिन, लेकिन औसत रूप से अगर देखा जाए तो औसत रूप से महिलाओं में 28 दिन का मासिक चक्र होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि लड़कों में यौन अवस्था का प्रथम लक्षण क्या होता है? यौन अवस्था मतलब कि वो मैच्योरिटी स्टेज में, यानी कि पवर्टी इसमें स्टेज में इसका चले जाना। तो सबसे पहले पवर्टी स्टेज में जब कोई लड़का जाता है, या फिर किशोरावस्था में, सीधा सीधी समझो किशोरावस्था अवस्था में जब वो प्रवेश करता है, तो उसमें के शरीर में विभिन्न प्रकार की परिवर्तनें दिखाई देती हैं, जैसे लंबाई का बढ़ जाना, दाढ़ी मूंछ का आना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यौन अवस्था का प्रथम लक्षण होगा दाढ़ी मूंछों का आना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण यानी कि फ्यूजन के बाद, यानी निषेचन के बाद जायगोट बना, और जायगोट के विकसित रूप को भ्रूण भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण जो होगा उसका जो विकास होना है माता के कहाँ होगा? माँ के गर्भ में, यानी कि गर्भाशय यानी यूट्रस में होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।